अनुसूचित जनजाति के नाम से दर्ज कर हमारी पहचान दी गई। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति के रूप में कुछ ही आदिवासियों को दर्ज किया गया है, बाकी आदिवासियों की पहचान के साथ खिलवाड़ किया गया है। उनको पिछड़ा, अति पिछड़ा, घुमंतु, अपराधी और भी कई कैटेगरियां बांट के उनको एसटी कैटेगरी से बाहर रखा गया। लगभग देश में 1048 आदिवासी समाज, समुदाय और कबीले हैं और संविधान में आज देश की आजादी के 75 वर्ष मना चुके हैं, अमृत महोत्सव चल रहा है, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और एक साल से जनजाति गौरव दिवस के नाम से सरकार खूब पैसा बढ़ा चुकी है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम आदिवासियों की संख्या एसटी के रूप में सिर्फ 750 आदिवासी दर्ज है, बाकी आदिवासी कहाँ जाएंगे। और ये देश जिस भावना, जिस धारा और जिस लक्ष्य को लेके चल रहा है उसमें सबसे बड़ा रोड़ा हम आदिवासी हैं, क्योंकि हम कहते हैं हम मूलवासी है, मूल निवासी है या इस धरती के मूल मालिकों के वंशज हैं। और वो ये सच को स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने जन्म में कोई बलिदान नहीं दिए हैं, उनके पुरखों ने कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी है, इसीलिए आज देश में उनको सत्ता नहीं है। 2 बार के शासन में वो पूरे देश को बेच चुके हैं, रेलवे बेच चुके, बैंक बेच चुके, इंश्योरेंस बेच चुके, सरकारी संस्थान बेच चुके और आपके जंगल पहाड़ों को पेड़ पीछे लगे हुए हमारे घरों को देने के लिए और आपको और हमें नक्सली करार देते हैं। चाहे आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहें तो ग्रामीण नक्सली और हम शहरों में रहकर अपने समाज के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने दुखों को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को बचाने के लिए अगर आवाज रखते हैं तो हमें शहरी नक्सली के रूप में दर्ज किया। क्यों? सोचिए, वो पढ़े लिखे लोग जो सत्ता के माध्यम से राजधानी में पहुंच गए वो आदिवासी के पीछे क्यों पड़े थे? जब राष्ट्रपति दलित समाज से बने थे रामनाथ कोविंद जी, तो आप लोगों को पता होगा एट्रोसिटी एक्ट जो आदिवासी और दलितों का एक रक्षक कवच के रूप में जाना जाता है। कोई उनका शोषण करता है, कोई अत्याचार करता है तो उसका इस्तेमाल करके कानूनी सहायता ले सकते हैं। उसी कानून को ध्वस्त करने के लिए राष्ट्रपति को बिठाया गया था। तो अब आपके समाज से एक महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, वो आपको ध्वस्त करने के लिए चुनी गई है। ये बहुत बड़ा खतरा है, ये बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश वो आज की नहीं है, 5000 साल पहले की, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को जला के हमारे पुरखों को बर्बाद किया था, उनको मारा था, काटा था, भगाया था। हमारे पुरखे सिंधु घाटी सभ्यता से निकल कर अरावली पहाड़ी में आए, सतपुड़ा में आए, छत्तीसगढ़ में आए और पूरे देश की पहाड़ी क्षेत्रों में बस गए। ये मैं नहीं कह रही, यहाँ के गुफा से चित्र कह रहे हैं कि हमारे पुरखों का जो इतिहास है, जो संस्कृतियों हजारों साल पुरानी है। इनकी तरह 2500 साल पुरानी नहीं है जो पौराणिक या काल्पनिक कथाएं लेकर वो अवतार लेते हैं और फिर वो अवतार भी खुद ही की परिवार में संपत्ति का बंटवारा करकर घर से निकाले जाते हैं, हमारे पुरखों को आश्रय देते हैं। मजे की बात देखिए, पूरे देश भर में भावनाओं के नाम पर, धर्म के नाम पर आपको अफीम चढ़ाई जा रही है, आपको स्वास्थ्य नहीं दिया जा रहा, आपको रोजगार नहीं दिया जा रहा, आपके मतलब वर्तमान और भविष्य की कोई चिंता नहीं है सरकार के पास, लेकिन धर्म की अफीम के लिए बहुत तगड़ा फंड है, बहुत तगड़ी चिंताएं हैं और उन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े गैंग, हजारों गैंग खड़े कर दिए हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कोई ये जो गायत्री मंत्र हो, कितने ही हजारों संगठन जिनका हमको खुद को पता नहीं, वो अपने आप को संस्कारी और बड़े सात्विक कहते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े भाव है, सबसे बड़े षड्यंत्रकारी हैं, वो हमारे समाज को खुद गुमराह कर रहे हैं। हम आदिवासी हैं, हम जैसे हर बोलते हैं, इन शब्दों का विरोध करने वाले भी वही लोग हैं। वो कहते हैं कि नहीं आप हिंदू हो, क्यों हो? क्योंकि आप अपने देवता को मानते हो। तो हम सम्मान सबका करते हैं, लेकिन हमारे पुरखे और प्रकृति सबसे सर्वोपरि है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। जो टोटम वाली प्रथा हमारे पुरखे मानते आए हैं, आपका और हमारा एक पहचान का गंजीरा जैसे मीनाओं का मीट मछ
शब्द कई शब्द मिलते हैं आज भी। हम मोटिया मोटिया नहीं बोलते हैं मीठी भाषा में, वो भीगी में भी बोला जाता है तो गोंडी में भी वही बोला जाता है। हम बकरी को छेड़ी बोलते हैं तो भीगी में भी छेड़ी बोला जाता है और छत्तीसगढ़ में भी छेड़ी बोलते हैं। कितना कॉमन वर्ड है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हम हमारी मातृभाषा जैसे भिडियों की भीगे गोंडों की गोंडी है, सतारा छत्तीसगढ़ की मीणों की मीठी भाषा है। हम अनेक का उपयोग ज्यादा करते हैं, खाना पीना आना जाना सोना उठना बैठना अनेक अनेक का यूज करते हैं। तो हमारे शब्दों का थोड़ा सा फर्क है, इससे मीना और मीना का विवाद उठाया जाता है। ये हमारी मातृभाषा का शब्द है और बड़े लोगों ने हिंदी में मीना करके उसको विवाद बना दिया, जबकि हमारे आदिवासी समाज जो 1048 समाज है वो कभी नहीं कहते कि पूरी संस्थाओं में सरकारी संस्थाओं में 90% पांडे शुक्ल द्विवेदी पांडे चौबे ये शर्मा ये सब लोग बैठे हुए हैं। कुछ ही मात्रा में तो हमारे लोग आ पाएंगे नहीं। सच है या नहीं है? हमने कभी उन पे उंगली नहीं उठाई, लेकिन वो हमारे समाज पे उंगली उठाते हैं। तो ये जनगणना आंदोलन हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न खूबसूरतियों का देश है। उन्हें खूबसूरती को जो बना के रखा है वो ये आदिवासी समाज है, जो पूरे देश भर में रहता है, अपनी भाषाओं के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपने इतिहास के साथ, अपने वर्तमान और भविष्य के साथ इस जंगल जमीन को बचाए हुए हैं। बाकी महानगरों की दुनिया को तो आपने देख लिया कि वो मौत के कगार पर बैठी हुई है और वहाँ पीने को स्वच्छ जल नहीं है, वायु नहीं है, खाने को स्वच्छ खान पान नहीं है। इसीलिए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने उनको पूरे विश्व को सबक सिखाया है और युवाओं ने हमें बताया है कि आदिवासी कुछ जीवन शैली जो परंपराएं जो रीति रिवाज है उनके जो तौर तरीके हैं वो संपूर्ण मानवता और जीव जंतुओं को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। और अगर आपको अपने आप को आने वाली पीढ़ियों को बचाना होगा तो आदिवासियों की जीवन शैली को आपको बचाना होगा और उनके साथ जियो और जीने की प्रेरणा लेके सबके साथ सहजीवी संबंध स्थापित करना होगा। आपने हर धर्म हर समुदायों में सांप्रदायिक दंगे देखे होंगे, लेकिन कभी आदिवासी समाज में सांप्रदायिक दंगे नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि सबसे ज्यादा आध्यात्मिक, सबसे ज्यादा संस्कारी, सबसे ज्यादा सहनशील, सबसे ज्यादा मिलनसार और सबसे ज्यादा सहजीवी वो सिर्फ आदिवासी समाज है। बाकी धर्म के नाम पर वो पाखंड फैलाने वाले सबसे बड़े अत्याचारी है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े डेरे डाल रखे और डेरों में बाबाओं को बैठा कर बाबा धर्म की अपनी उस जनता को चटाते हैं। वो चटाने वाले बाबा कुछ तो जेलों में जैसे आसाराम राम रही है, भला रही है और रविशंकर अभी आए नहीं जेल में, श्री श्री बहुत सारे हैं, जैसे महाराज है। वो क्या काम करते हैं? वो आपका बनिवास करते हैं, आपकी मानसिकता को ताने जाते हैं कि आप कुछ करने लायक नहीं है, हम जो बताएंगे, हम जो कहेंगे, हम जो दिखाएंगे वही आप देखिए। तो क्या वही सच है? हमारे पुरखों ने यहाँ ये पुरखे जो देख रहे हैं ये आजादी से पहले के लड़ाके हैं, आजादी से पहले के लड़ाके हैं और आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बलिदान इस बार हम आदिवासी पुरखों के लगे हुए हैं। उन संधियों के कहीं पर भी नहीं लगे हुए जो देश बेच रहे हैं। धर्म जाति और भावनाओं के नाम पर या राष्ट्र प्रेम के नाम पर जो देश को दांव पे लगा चुके हैं वो आदिवासियों की अस्मिता के बहुत पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आदिवासी वनवासी है और वनवासी और आश्रम कल्याण योजना के नाम से आदिवासियों के बच्चों का माइंड वॉश कर रहे हैं और वो एक तरह से हमारे खिलाफ खड़ा करने की साजिश रच रहे हैं। तो आपको हमें चौकन्ना होना होगा इस आश्रमों से, वनवासी कल्याण केंद्रों से या एक के जितने भी संगठन बने हुए हैं या हिंदूवादी जितने भी संगठन बने हुए हैं उन संगठनों से आपको सावधान और सचेत होना होगा, क्योंकि खुद सेंट्रल यानी जो केंद्र सरकार है वो इस चीज को प्रायोजित कर रही है। इसका
ईसाई, मुस्लिम और आदिवासी ये हिंदू धर्म से बाहर है, इसीलिए इन सब के पीछे आरएसएस और सरकार खुद लगी हुई है। आरएसएस सरकार डायरेक्ट नहीं है, तो अपने अलग अलग संगठनों के द्वारा साम दाम दंड भेद हर तरह की कोई ना कोई तरीका अपनाकर अपने समाज का जो बुद्धिजीवी है या जो जागृत वर्ग है या बड़े बुजुर्ग है या जो सरकारी सेवाओं में है, उनको किन्हीं कारणों में कैसे न कैसे उनको फंसा रहे हैं। ये बहुत बड़ा भयावह सच है, इसलिए हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं वो बोल नहीं पाते, समाज को अवेयर नहीं कर पाते।